हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद प्रणय पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज, जो कि क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो है उसके अंदर फ्रिक्शन जो टॉपिक है उसका एक सब टॉपिक हम कह सकते हैं इसे। तो आइए हम जानते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू कि ये क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को जानेंगे, फिर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम जानेंगे, और वो रिलेशन ये है कि ये एंगल ऑफ रिपोज दरअसल एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, और वो कैसे होता है वो हम प्रूफ करके भी देखेंगे। सपोज एंगल ऑफ रिपोज जो है वो अल्फा हम मान लेते हैं और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम थीटा मान लेते हैं, सो अल्फा वुड बी इक्वल टू थीटा। कैसे होगा वो हम प्रूफ करके देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले इसके डेफिनेशन पर हम नजर डालते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन से ही इसका कुछ संबंध होगा। सो एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन। तो अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को हमने रखा है और वो दोनों जो इंक्लाइंड प्लेन है और वो जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो यदि वो एंगल इतना है, मिनिमम है वो एंगल, कि जस्ट वो स्लाइड करना शुरू कर दे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई स्लाइडिंग एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो जाहिर सी बात है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, जिसका हम एक कंपोनेंट बोल सकते हैं जो कि उसे नीचे की ओर मूव करने में मदद करता है। तो अगर वो नीचे मूव करने वाला जो कंपोनेंट है mg का, दैट इज उसके वेट का, अगर उसे बैलेंस आउट कर लिया जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन के द्वारा, तो वो कौन सा मिनिमम एंगल होगा। मैक्सिमम तो जितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना एंगल वो होना चाहिए। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम इस फिगर पर नजर डालते हैं। तो जैसे ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, और इंक्लाइंड प्लेन जो है इसमें हमारा एक ब्लॉक है रखा हुआ, और ये ब्लॉक जो है ऑब्वियसली इसके ऊपर जो वेट होगा इसका, दैट इज इसका खुद का वजन जो होगा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो होगा mg, जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, चाहे वो किसी भी ओरिएंटेशन में रखा हुआ रहे। अब ये जो mg है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, mg cos अल्फा और mg sin अल्फा। ये अल्फा कैसे आया यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यदि ये एंगल जो अल्फा है, जो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये जस्ट मिनिमम उतना हो कि ये एफएस मैक्स, दैट इज स्लाइडिंग जो फोर्स लग रहा है, चूंकि ये नीचे जाएगा तो टेंडेंसी क्या होगी फ्रिक्शनल फोर्स की इसे अपोज करने की, जो कि ऊपर होगा। तो ये जस्ट एकदम एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे। ये मिनिमम एंगल अल्फा ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। और जैसा हमने देखा कि थीटा और अल्फा बराबर होंगे, tan थीटा और tan अल्फा को बराबर करके ये हम रिलेशन हासिल करेंगे। अब आइए हम इस फिगर पर वापस नजर डालते हैं, और ये जो अल्फा वगैरह यहाँ पे ये सब जो लिखे हुए हैं कंपोनेंट्स में तोड़ वोड़ के इन्हें समझते हैं। सो सबसे पहले यदि हम एंगल ऑफ रिपोज को अल्फा मान लेते हैं, जो कि मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होना चाहिए, तो ये हमारा अल्फा हो गया। अब यहाँ पे mg, ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ इसका मास यदि हमने m मान लिया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो लगेगी, जो कि होगी mg के बराबर। अब यदि हम इसे जो इंक्लिनेशन है और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इन दोनों के डायरेक्शन में यदि इस mg को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के रूप में तोड़ना चाहें, जिनमें से एक कंपोनेंट इंक्लिनेशन के डायरेक्शन में हो और दूसरा उसी के जस्ट नॉर्मल डायरेक्शन में यानी उसके परपेंडिकुलर हो, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा कैसे हो गया, अब देखिए, जैसे अगर ये आप ये पूरा ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं इस तरह से, छोटा सा, ये हालांकि बड़ा राइट ट्रायंगल तो है ही, लेकिन ये छोटा सा राइट ट्रायंगल आप यदि बनाते हैं तो ये एंगल अल्फा है, ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में भी 90 डिग्री बनाते हैं टोटल, तो ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो इस प्रकार से
हमने देख लिया कि यदि हम इस तरह से दो कंपोनेंट्स के रूप में तोड़ते हैं तो ये एंगल अल्फा होता है, और अल्फा के एडजेसेंट वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस में होता है। सो इट वुड बी mg cos अल्फा, और अल्फा के जो ऑपोजिट वाला होता है कंपोनेंट वो होता है साइन के रूप में। सो ये हो जाएगा mg sin अल्फा। अब ये दो कंपोनेंट्स जो हैं ये दोनों अलग अलग फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। mg cos अल्फा जो आपको दिख रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन r को बैलेंस करेगा। नॉर्मल रिएक्शन r ऑब्वियसली जो सरफेस होता है उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से r हो गया हमारा। सो r जो है वो mg cos अल्फा को बैलेंस कर लेगा, तो इसे हम लिख लेते हैं इस प्रकार से। तो इन द डायरेक्शन, पहले हम हॉरिजॉन्टल वाला लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लिनेशन के डायरेक्शन में यदि हम देखें तो mg sin अल्फा है जो कि fs मैक्स को बैलेंस करेगा, क्योंकि यहां पे हमें जस्ट स्लाइड करने की बात कही गई है, तो इसीलिए जस्ट स्लाइड का मतलब होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी हमने उसी वीडियो में डिस्कस किया था, साथ में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस किया था, तो उन वीडियोस की भी आप जाकर इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिलहाल इस डायरेक्शन में, दैट इज इंक्लिनेशन के डायरेक्शन में जो दो फोर्सेस लग रहे हैं ये एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। सो वी विल राइट इट एज इन द डायरेक्शन अलोंग द इंक्लिनेशन, अलोंग द इंक्लिनेशन हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सॉरी आर नहीं, ये हो जाएगा fs मैक्स। fs मैक्स जो है वो हो जाएगा mg sin अल्फा के बराबर। ये हो गया। अब fs मैक्स को यहां पे हम जो है कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? fs मैक्स जो होता है ये आप लोगों को पता हो, फ्रिक्शन यदि आपने पढ़ा हो तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के हमेशा प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, और वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटा के एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, उसे ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस हम पुट करेंगे इसकी जगह। सो ये हो जाएगा म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई आर दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो जाएगा mg sin अल्फा के बराबर। इसे हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सो ये हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन। अब यदि हम अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लिनेशन बात करें तो r और mg cos अल्फा एक दूसरे को बैलेंस आउट करने चाहिए। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लिनेशन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लिनेशन। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में r और mg cos अल्फा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे r इक्वल्स mg cos अल्फा। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो इधर r और r कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर mg कैंसिल आउट हो जाएंगे, और साइन अपॉन कॉस tan अल्फा हो जाएगा। तो आइए अभी इसे हम करते हैं इसी प्रकार से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 वी गेट, पहला इक्वेशन हमारा है म्यू एस आर इक्वल टू mg sin अल्फा, ये था, और सेकंड इक्वेशन है r इक्वल्स mg cos अल्फा। तो इक्वल टू का साइन यहां से हम हटा देते हैं, इक्वल टू एक ही बार लिख लेते हैं। तो आर एलएचएस साइड में जो भी चीजें हैं उसे हम साथ में लिख लेते हैं, म्यू एस आर अपॉन आर, म्यू एस आर अपॉन आर, और आरएचएस साइड में जो चीजें हैं उसे हम एक साथ लिख लेते हैं, दैट इज mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ पे mg कैंसिल आउट हो गया, इधर r और r कैंसिल आउट हो गए। सो इक्वेशन नाउ बिकम्स म्यू एस इक्वल्स साइन अपॉन कॉस अल्फा
एंड दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू tan अल्फा। लेकिन जैसा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो अभी हमने आपको बताया है, और वो ये है कि म्यू एस जो होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो होता है वो असल में एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। मैं आपको वो दिखा भी देता हूं जो हमने डिस्कस किया था, और वो ये था। ठीक, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो म्यू एस के बराबर होता है। ठीक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज ये जिसे हम बोलते हैं ये एंगल, इसका tan जो होता है tan थीटा, वो म्यू एस के बराबर होता है। कैसे, वो इस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, इस पे जो मैंने वीडियो बनाई है डेडिकेटेड। ठीक, सो फिलहाल म्यू एस की जगह हम डायरेक्टली इसे सिंपली पुट कर सकते हैं। सो इट वुड बिकम tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा। ठीक, सिंस म्यू एस इक्वल्स tan थीटा, या इसे नीचे लिख लेते हैं, सिंस म्यू एस इक्वल्स tan थीटा वेयर थीटा इक्वल्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इस प्रकार से tan थीटा और tan अल्फा बराबर हो गए, तो यहां से हम कह सकते हैं अब कि थीटा इक्वल्स अल्फा, और थीटा जो है ये हम जानते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। एंड ये जो है इसे और बेहतर ढंग से लिख लेते हैं ताकि एक साथ दिखे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिल गया, जो कि है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। तो आज की वीडियो में हमने एंगल ऑफ रिपोज के बारे में समझा, क्या होता है, और फिर उसका संबंध एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कैसे होता है, या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कैसे होता है, वो भी हमने देखा। ठीक, तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, ये समझ में आ गया होगा। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि पिछली वीडियोस भी आप जरूर देखें, और यदि आपका कि इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपका किसी और दूसरे टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो जो कि क्लास 11, 12 जेई नीट से जुड़ा हो, तो वो भी आप मुझे नीचे बता सकते हैं, उसे डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा चैट में ही। या फिर यदि आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊं, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा, यदि टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होगा, मुझे ऐसा लगेगा, या फिर कोई टॉपिक जो है उतना इंटरेस्टिंग या कंफ्यूजिंग होगा, तो वो भी बेझिझक आप जो है बिना हेजिटेशन के मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।